आरटीके की, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आरटीके। आरटीके है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। इसके बाद हमने शुरू कर दी थी टायरोसिन काइनेज, ठीक है। अब देखो हमने बेसिकली कल थोड़ा सा बेसिक देखा था कि जो हमारा आरटीके पाथ, बेसिकली जो आरटीके है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है। आरटीके क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। जहाँ पे भी टायरोसिन होगी तो काइनेज क्या है, मतलब काइनेज आपके पास एंजाइम है, क्योंकि इसके पास क्या लग गया, ठीक है, ऊपर ही ऐसे एंजाइम करवा देता है, फॉर्मुलेशन करवा देता है। अभी टायरोसिन करवा, ठीक, जहाँ पे रिसेप्टर के पास जहाँ पे टायरिंग होगा उसके लिए करवा देगा, फॉस्फोर करवा देगा, इसलिए क्या बोल दिया हमने इसको हम बोल दिया टायरोसिन काइनेज, ठीक है। और कल हमने बात कर ली थी आपके पास बेसिक स्टेप्स की बात कर ली थी, है ना, ठीक है। और साथ में हमने बात करी थी लाइगेंड्स एंड रिसेप्टर ऑफ आरटीके पाथवे की बात कर ली थी, ठीक है, ये हमने कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे आपके पास आरटीके जो हमारे पास रिसेप्टर होता है उसके टाइप्स के, ठीक है। ये क्लास भी बोल दो, टाइप बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, आरटीके रिसेप्टर्स की, ठीक है। तो जो आरटीके रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं बेसिकली 4 टाइप के, ठीक है। मेनली इनकी 4 क्लासेस होती हैं, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास HER1, ठीक है। सेकंड आ जाता है मेरे पास HER2, थर्ड है HER3 एंड फोर्थ है HER4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मैंने HER लिखा, तो यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, HER की बात करती हूँ, तो HER स्टैंड फॉर, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो HER लिखा, दैट इज द ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। देखो जो हमारा आरटीके के पाथवे होता है ना, पहले मैं इसको थोड़ा सा फंक्शन बताती हूँ आपको, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। जो हमारा आरटीके पाथवे है वो उसका फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारा आरटीके है वो किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि ये हेल्प करता है सेल की ग्रोथ में एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी जो सेल की ग्रोथ है, हमारे पास क्या होता है, जो सेल्स होती है उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। टाइम टू टाइम ग्रोथ हो रही है और टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है एक लिमिटेड फैशन में, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है, वो हमारे पास चलता है आरटीके पाथवे की वजह से, ठीक है। तो आरटीके पाथवे किसमें हेल्प कर रहा है, मेन फंक्शन रहता है इसका सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो बेसिकली ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बोल सकते हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि अगर सेल की ग्रोथ होगी तभी इवेंचुअली क्या होगी, ऑर्गेनिज्म की, होल ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी, क्लियर है। yes, तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास HER है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने क्या बोला, डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। HER 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये होगी मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया एक्सोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर होंगे, तो वैसे ही ये हो गया मेरे पास, मान लो ये मेरे पास जो रिसेप्टर है वो देखो हम ऐसे रिसेप्टर हम डायरेक्टली ऐसे बनाएंगे नॉर्मल सा, बट एक्चुअल में ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे दिखते हैं, ये हमें ऐसे कनेक्टेड होते हैं और ऐसे, ठीक है। तो ये एक रिसेप्टर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, इसके पास ऐसे काइनेज एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया है HER1, ठीक है। ऐसे मेरे पास क्या होगा, दूसरा रिसेप्टर होगा,
ठीक है। ऐसे मेरे पास तीसरा रिसेप्टर होगा, ऐसे मेरे पास चौथा रिसेप्टर होगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास HER2। ठीक है, ऐसे मेरे पास HER3 होगा यहाँ पे, और एक होगा मेरे पास HER4। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे देखो, एक मिनट थोड़ा सा है, एक मिनट, यहाँ पे ये जो मेरे पास HER है 1, ये ऐसे बोला मैंने, ऐसे बनाया मैंने, HER1 है ये। ठीक है, वैसे ही मेरे पास HER2 है, ऐसे ही मेरे पास HER3 है, और ऐसे ही मेरे पास क्या होगा, HER4 होगा, और ये इनका ऐसे रिसेप्टर। ठीक है, ये हो गए मेरे पास 4 रिसेप्टर। देखो इसमें से हमारे पास अगर हम ढंग से देखें तो हमारे पास क्या है, जो HER1 है उसके पास भी क्या है, उसके पास भी लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। ठीक है, HER3 के पास भी लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, और HER4 के पास भी लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। बट जो हमारे पास HER2 होता है उसके पास लाइगेंड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा ह्यूमन एब्नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है जो जिसके पास लाइगेंड बाइंडिंग जो फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, HER2। ठीक है, तो इसके पास क्या होती है, नो लाइगेंड बाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे लाइगेंड बाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे कल हमने क्या बात करी थी, कल हमने बात करी थी कि ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और हमने बात करा था कि जो 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मान लो मेरे पास एक ये रिसेप्टर है, नॉर्मली बना रही हूँ अभी इनको ही। ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, ये रिसेप्टर है। तो नॉर्मली जब ये कैसे हैं, ऐसे प्रेजेंट हैं हमारे, अलग अलग प्रेजेंट हैं RT के रिसेप्टर, तो उस तब वो किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, ये मेरे पास RTK है, ये भी किस फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। अगर इन दोनों को एक्टिव होना हो तो जैसे मान लो इनके साथ लाइगेंड बाइंड कर गया और इनको क्या होना है, एक्टिवेट होना है, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों को एक दूसरे के पास में आना पड़ेगा, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, डाइमर की फॉर्मेशन करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगी, डाइमराइजेशन होगी। ये बात करी थी ना हमने कल, याद है? यस मैम। ठीक है, तो जैसे ही लाइगेंड अटैच होगा तो क्या करेंगे, ये डाइमराइजेशन कर देंगे। अब जैसे ही डाइमराइजेशन होगी तो क्या हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल मेरे पास एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास हमने क्या बोला था कि जो डाइमराइजेशन है साथ साथ में क्या होती है इसके पास, इसके अलावा यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होगी, यहाँ पे इनके पास क्या है, इसके पास भी काइनेज एंजाइम है, और इसके पास कौन सा है, काइनेज एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, इसके वाले काइनेज, ये वाला, ये जो काइनेज है वो अपने जो पार्टनर है उसका जो टायरोसिन है वहां पे क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, और ये अपने पार्टनर के वाले टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। मतलब यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो गई। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब देखो यहाँ पे एक बात और है कि हमारे पास क्या है, अब मान लो यहाँ पे ये क्या है, ये 2 रिसेप्टर हैं वो क्या है, मान लो ये मेरे पास HER1 है। ठीक है, और ये भी मेरे पास HER1 है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, जो डाइमर बनेगा वो एक्टिव बनेगा। हमारे पास HER1 का डाइमर बन सकता है, 2 का बन सकता है, 1 का बन सकता है, 3 का बन सकता है। बट कभी भी हमारे पास जो डाइमर होता है, ठीक है, जो डाइमराइजेशन होती है उसमें हमारे पास कभी भी HER2 और HER2 का डाइमर नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो इसके पास लाइगेंड बाइंडिंग साइट है और ना ही इसके पास लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। ठीक है, रीजन समझ आया? बिकॉज ऐसे जरूरी नहीं है, जैसे जो हमारा HER2 है तो उसके पास तो लाइगेंड बाइंडिंग साइट नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों पे लाइगेंड आके बाइंड करेगा या एक पे करेगा तो भी उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। हाँ,
अगर किसी एक पे भी करेगा तो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर ये बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों के पास ही नहीं है, पर अगर मान लो मेरे पास क्या है HER1 है और दूसरा जो रिसेप्टर है वो है HER2, ठीक है। तो अगर ये अब इसके पास तो बाइंडिंग साइट है तो ये एक्टिवेट होगा तो ये इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। जैसे इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी भी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, ठीक है। तब हमारे पास जो HER2 है वो फंक्शनल होता है, बट वो फंक्शनल किसके साथ होगा, जब उसके साथ कोई और एक्टिव पार्टनर होगा, मतलब उसके साथ जो पार्टनर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास लाइगेंड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। समझ आई बात है? यस मैम। यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है, बेसिकली अगर दोनों ही ब्लाइंड है तो रास्ता कौन दिखाएगा, है ना। तो एक ब्लाइंड है और एक को दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, तो क्या होगा, चल पड़ेगा काम। तो वैसा ही है यहाँ पे, अगर दोनों ही HER2 होंगे तो यहाँ पे बाइंडिंग मतलब एक दूसरे की फॉस्फोराइलेशन नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पे एक्टिवेशन नहीं होगी, मतलब किसी के पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी के भी पास बाइंडिंग साइट नहीं है। बट हमारा जो HER2 है वो किसी के साथ भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। ये HER1 के साथ कर सकता है, 3 के साथ कर सकता है, 4 के साथ कर सकता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, HER2 की। पर कभी भी HER2 और HER2 एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों एक्टिव नहीं होंगे अगर ये दोनों इकट्ठे होंगे, ठीक है। तब इनकी क्या होगी, पॉलीमराइजेशन नहीं होगी क्योंकि इनके पास एक्टिव साइट नहीं होती है। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो यही बोला हमने। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरे पास हमने क्या बोला, जो HER2 है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, डाइमराइजेशन कर सकता है, वो लिखा है ना, HER2 है, एक मिनट, ठीक लिखती हूँ। ये क्या कर सकता है, ये हमारे पास डाइमराइजेशन कर सकता है। डाइमराइजेशन करेगा लेकिन किसके साथ करेगा, या तो 1 के साथ करेगा, या तो 3 के साथ करेगा, या 4 के साथ करेगा, बट किसकी डाइमराइजेशन नहीं होगी, कभी भी 2 और 2 की डाइमराइजेशन नहीं होगी, ठीक है, ये बोला मैंने। और थर्ड बात मैंने क्या बोली, थर्ड मैंने ये बोला कि आपके पास, इनके पास क्या होता है, HER2 के पास बाइंडिंग साइट नहीं होती है, ठीक है, नेवर बाइंड विद द लाइगेंड, तो ये कभी भी लाइगेंड के साथ बाइंड नहीं करेगा। नेवर बाइंड विद द लाइगेंड, ठीक है। तो ये लाइगेंड के साथ बाइंड नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा, अपने किसी और, जो आपके पास क्या होगा, HER होगा या RT के रिसेप्टर होगा, उसके साथ बाइंड करके फंक्शनल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे, हम शुरू करते हैं हमारा RT के पाथवे में। जो फर्स्ट है हमारे पास, दैट इज द RAS-MPK पाथवे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम बात करेंगे RAS-MPK पाथवे। ठीक है, जो हमारे पास RAS-MPK पाथवे है, ठीक है, या फिर सिंपल हम क्या बोल सकते हैं इसको, RAS मैप पाथवे बोल सकते हैं, पाथवे। एक मिनट, पाथवे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो RAS मैप पाथवे है, इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको हम और बोल देते हैं ERK पाथवे, ERK पाथवे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके पास जो RTK पाथवे है वो एक्चुअल में कैसे काम कर। आपको पेन दिखाई दे रहा है? नो मैम।
एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रास की फुल फॉर्म होती है हमारे पास रेट सार्कोमा, ठीक है। रास की फुल फॉर्म हो जाती है हमारे पास रेट सार्कोमा, RAT, ठीक है, रेट सार्कोमा। अब देखो ये आपके पास जो रेट सार्कोमा है वो है क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपली क्या है, अ फैमिली ऑफ स्मॉल GTPase प्रोटीन, ठीक है, किसकी प्रोटीन है, ठीक है, अ फैमिली ऑफ स्मॉल GTPase प्रोटीन की क्या है, ये फैमिली है प्रोटीन, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगी, जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं हम वैसा काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने लिख दिया आपके पास रेट क्या हो गया, रेट रास जिसको हम बोलते हैं रेट सार्कोमा, वो क्या आपके पास अ फैमिली ऑफ स्मॉल GTPase प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बाइनरी ऑन ऑफ मॉलिक्यूलर स्विच, ठीक है। तो हमारे पास किसकी तरह काम करेगी, मॉलिक्यूलर स्विचेस की तरह काम करेगी, ठीक है। और दूसरा मैंने वर्ड क्या लिखा है, मैप के, ठीक है। मैप के हो जाएगा मेरे पास माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है आपके पास, टाइप ऑफ प्रोटीन काइनेज है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास अ टाइप ऑफ प्रोटीन काइनेज, that is specific to अमाइनो एसिड, ठीक है, जो क्या होगा स्पेसिफिक होगा किसके लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए। कौन से अमाइनो एसिड्स के लिए, 2 अमाइनो एसिड के लिए, एक तो हो गया मेरे पास सेरिन और दूसरा मेरे पास हो गया एरोनिन, ठीक है। तो इन दोनों के लिए एक्टिव होगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं मैप के, और इसको और क्या बोल देते हैं हम, मैप के या फिर मैप जो काइनेज है उसको हम और बोल देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ लिख दिया है, ठीक है। ERK पाथवे, ठीक है। ERK क्या हो जाएगा यहाँ पे, ERK हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ERK की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ERK हो जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल रेगुलेटेड काइनेज, सिग्नल रेगुलेटेड या रेगुलेटिंग भी बोल सकते हो आप, काइनेज, ठीक है। तो हम जो मैप के है, या फिर हम मैप के का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं इसके लिए, ERK वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये दोनों, ये सारे हमारे पास किसकी सिग्नलिंग है, किसकी, अब हम सिग्नलिंग जो पढ़ रहे हैं ये है हमारे पास ग्रोथ सिग्नलिंग, जो हमारी सेल की ग्रोथ है, ग्रोथ या सेल डिवीजन, ठीक है, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन सिग्नलिंग, ठीक है। ग्रोथ सिग्नलिंग लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। उसमें ये क्या करेंगे, बेसिकली हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पाथवे है वो कौन सा है, ये पाथवे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, रास मैप पाथवे, या फिर हम जिसको हम क्या बोल देते हैं, ERK पाथवे बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कैसे काम करेगा, इसकी फंक्शनिंग को अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं ना कुछ जो भी अब मैं वर्ड लिखूंगी, ठीक है, मैं एब्रिविएशन फॉर्म में लिखूंगी, बाद में उनकी मैं क्या लिख दूंगी, फुल फॉर्म लिख दूंगी एक साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं आपके पास पाथवे को,
पास पाथवे कौन सा आ जाएगा, रास मैप काइनेज पाथवे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, आरटी के पाथवे के बेसिक स्टेप्स पे चलेंगे। ठीक है, जो हम कल पढ़े थे वही। ठीक है, तो बेसिक स्टेप हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका एक्सोप्लाज्म, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा, पहले अलग अलग मॉलिक्यूल होगा, पर जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगी यहाँ पे डाइमराइजेशन। मैं डायरेक्ट क्या दिखा रही हूँ, डाइमराइजेशन दिखा रही हूँ। ये जो दोनों है वो एक दूसरे से आस पास आ गए हैं, इनमें क्या हो गई है, दोनों आरटी के रिसेप्टर्स में क्या हो गई है, डाइमराइजेशन हो गई है। देखो ये भी मेरे पास क्या है, आरटी के रिसेप्टर है, ये भी मेरे पास क्या है, आरटी के रिसेप्टर है। अब ये आरटी के रिसेप्टर कोई भी हो सकता है, HER1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, बट अगर क्या होगा, ये HER2 होगा एक, तो इसमें क्या होगा, अगर HER2 होगा तो यहाँ पे दूसरा क्या होना चाहिए, HER या तो 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, है ना। ठीक है, या फिर HER1 भी हो सकते हैं दोनों। ठीक है, तो मैं सिंपल आरटी के रिसेप्टर लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब हमारे पास किसके लिए हेल्प करते हैं, ग्रोथ के लिए ही हेल्प करते हैं, सबका काम एक्टिवेशन का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि इनके पास क्या होती है, काइनेज एक्टिविटी होती है। यहाँ पे इसके पास भी काइनेज एक्टिविटी होगी, इसके साथ पास भी काइनेज एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब इसकी जो काइनेज एक्टिविटी है और इसके पास भी काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका जो काइनेज है वो इस वाले को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और इसका जो काइनेज है वो इस वाले को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन कौन सी साइड पे होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी टायरोसिन साइड पे। ठीक है, टायरोसिन की क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन होगी। इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास फॉस्फोटायरोसिन है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाए, अब साथ में ये तो हमने पढ़ा था, फिर साथ में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पे जब भी इनकी क्या हो जाएगी, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, उसके बाद कैसी होगी, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगी। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका लाइगेंड है, ये इसका लाइगेंड है, ये इसका लाइगेंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जब क्रॉस हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस जो फॉस्फोराइलेशन होगी तब अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे भी टायरोसिन होगा, टायरोसिन को हम Y के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाती है, वहां पे भी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्या कर देगा, खुद के टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ठीक है, जहां जहां इसको टायरोसिन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ऑटो, मतलब एक बार जब एक्टिवेट हो गए तो अपने ही टायरोसिन की वो क्या करवा देंगे, एक्टिवेशन करवा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ऑटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा फॉस्फोटायरोसिन, है ना। टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन होगी तो क्या बन गया, फॉस्फोटायरोसिन बन गया। बताओ, इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके पास प्रेजेंट होता है रास मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं इसको बना देती हूँ, यहाँ पे हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जैसे वहां पे क्या था, G अल्फा बीटा गामा थे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है रास, RAS। ठीक है, रेड सार्कोमा प्रेजेंट है, जो क्या है, GTPase है, मतलब जिसकी किसकी एक्टिविटी होगी, GTPase वाली एक्टिविटी होगी। ठीक है, जब ये रास किसके साथ बाइंड कर रहा है, GTP के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अब रास क्या है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रास है हमारे पास मोनोमेरिक
मतलब सिंगल यूनिट है तो क्या बोल दिया, मोनोमेरिक। और जी जो आपके पास जीटीपी जो एक्टिविटी है, जी प्रोटीन है उसके क्लास से बिलोंग करता है, तो क्या है, एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन है। कौन, रास, ठीक है, रैट सार्कोमा हमारे पास जी प्रोटीन है जो मोनोमेरिक है। अब जब इसके साथ कौन अटैच है, जीटीपी अटैच है, तो इस केस में क्या रहेगा, इसका स्विच ऑफ रहेगा। मतलब क्या है, अभी प्रोसेस कैसा है, इनएक्टिव है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देखो अब उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा एक्सोप्लाज्म और ये हो गया मेरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है सारी चीजें हो रखी हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट शो कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन वगैरह सब कुछ हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस फॉस्फोराइलेशन भी हो रखी है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन भी हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई के साथ पी अटैच है और वाई के साथ पी अटैच है। यहाँ पे भी वाई के साथ क्या अटैच है, पी अटैच है, और वाई के साथ भी पी अटैच है। मतलब इनकी क्या हो सके, वाई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा अमाइनो एसिड है टायरोसिन, उसका सिंबल होता है वाई। ठीक है, तो उसकी क्या हो रखी है, फॉस्फोराइलेशन हो रखी है। तो यहाँ पे क्रॉस एज वेल एज क्या हो रही है, सेल्फ फॉस्फोराइलेशन हो रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है उसके पास, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे प्रेजेंट होती है एक प्रोटीन जिसको हम बोल देते हैं ग्रैब प्रोटीन, GRB2 प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास GRB2 प्रोटीन होती है इसके पास 3 साइट्स होती हैं। ठीक है, एक को हम बोल देते हैं ऐसे, ठीक है, 2 साइट्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं SH3 साइट्स। के बाद में इनकी फुल फॉर्म लिखवाऊंगी मैं। ठीक है, और एक किसके पास साइट होती है, वो होती है SH2 साइट। ठीक है, कहाँ पे है ये प्रोटीन, साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, और कैसे है, इनएक्टिव है। मतलब जितनी भी एक्टिविटी हो रही है कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म वाली साइड हो रही है, अंदर वाली साइड हो रही है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास ग्रैब प्रोटीन है वो इनएक्टिव है और इसके पास कितनी साइट्स हैं, इसके पास है बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। तो इसके पास क्या है, 2 डोमेन है, एक तो CH2 का डोमेन है और CH3 का डोमेन है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास CH2 वाला डोमेन होता है, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये वाला, ठीक है, जो इसका SH2 का जो डोमेन है, जो SH2 डोमेन है इसका, वो बेसिकली किसके साथ बाइंड करता है, इसमें ये बेसिकली दिस बाइंड्स विद फॉस्फोटायरोसिन। किसके साथ बाइंड करे जाएगा, फॉस्फोटायरोसिन के साथ बाइंड कर जाएगा, फॉस्फोटायरोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हर जगह पे हमारे पास क्या बन गया, फॉस्फोटायरोसिन बन गए। फिर से बना देती हूँ, ये यहाँ पे वाई है और वाई की क्या हुई है, फॉस्फोराइलेशन हुई है। यहाँ पे भी क्या है, वाई है और वाई की क्या हुई है, फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया वो क्या बन गया है, फॉस्फोटायरोसिन स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, और ये जो हमारे पास SH2 डोमेन है उसके पास क्या होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है कि वो किसके साथ बाइंड कर सकता है, वो बाइंड कर सकता है फॉस्फोटायरोसिन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारे पास SH2 है वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, वो बाइंड कर जाएगा फॉस्फोटायरोसिन के साथ। ठीक है, जो आपके पास किसका रेजिड्यू है, रिसेप्टर का रेजिड्यू है। ये हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, इनके पास लाइगेंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों, ये भी रिसेप्टर है और ये भी रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर रेजिड्यू के साथ कौन बाइंड कर जाएगा, SH2 बाइंड कर जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, ये बाइंड कर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 2 रिसेप्टर्स थे। ठीक है, ये इनके लाइगेंड है, ये हमारी मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है,
यहाँ पे टायरोसिन फॉस्फेट बन गया है, ठीक है, YP लिख दिया मैंने। अब इसके साथ कौन बाइंड कर गया, अब इसके साथ बाइंड कर गया हमारे पास SH2, ठीक है, SH2 डोमेन बाइंड कर गया, जो किसका पार्ट है, जो ग्रैब की GRB2 प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास कितने 2 और बाइंडिंग साइट हैं जो किसकी होती हैं, CH3 की होती है। अब जैसे ही इसके साथ बाइंड कर गया तो जो हमारे पास ग्रैब इनएक्टिव थी, ठीक है, हमारे पास इनएक्टिव प्रोटीन थी, वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास रास है और रास के साथ कौन है, GDP लगा है। तो जब तक इसके पास GDP लगा है तो कैसा है, ये ऑफ। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हम करवाएंगे एक्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास ये सारी चीजें जो भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई है, SH2 बाइंड कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। किसका पार्ट है वो, ग्रैब प्रोटीन का, जो क्या हो चुकी है, अब एक्टिव हो चुकी है GRB2, ठीक है, जो एक्टिव हो चुकी है, और उसके साथ 2 और साइट्स हैं जिनको हम बोलते हैं CH3, ठीक है। अब ये जो SH3 साइट्स हैं, ठीक है, इनके पास ये जो SH3 साइट है, इनके पास कौन बाइंड करता है, इसके साथ बाइंड करता है SOS, ठीक है। अब जब ये SOS बाइंड करेगा तो ये क्या कर देगा, इसको एक्टिव कर देगा, ठीक है। तो SOSP क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, और इसके ये किससे बाइंड कर जाएगा, इससे SH3 के साथ क्या कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेस होता है इनकी बाइंडिंग के लिए, ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास SOS किसके साथ बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये बाइंड करेगा तो ये जो ये इनएक्टिव फॉर्म में था, अब ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, अब ये हो जाएगा एक्टिव आफ्टर बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, SOS इंटरेक्ट विद, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इंटरेक्ट विद SH3 डोमेन ऑफ ग्रैब प्रोटीन, ग्रैब, ठीक है, ग्रैब2 प्रोटीन, ठीक है। तो इसके साथ इसने क्या किया, इंटरेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे जो SOS है, ठीक है, यहाँ पे जो SOS है वो बेसिकली कैसा है, यहाँ पे जब SOS क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव SOS किसकी तरह काम करेगा, GEF की तरह काम करेगा, ठीक है। ये क्या करवा देगा, GEF एक्टिविटी ऑफ रास, जो रास है उसकी कौन सी एक्टिविटी करवा देगा, GEF एक्टिविटी। देखो GEF एक्टिविटी क्या होता है, ये हमने पढ़ा है, ग्वानोसिन एक्सचेंजर फैक्टर। तो ये क्या करेगा, ये हमारी मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, रास प्रेजेंट है, रास कैसा है, इनएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा SOS है, ठीक है, वो अब बेसिकली GEF एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा। मतलब ये हमारे पास जब एक्टिव हो जाएगा, कौन एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे SOS जब हमारा एक्टिव हो गया बाइंड करके, ठीक है। तो जब ये एक्टिव हो गया तब ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा, रास के साथ बाइंड करेगा। अब जब ये रास के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या कर देगा, ये है हमारे पास ग्वानोसिन एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करेगा, इसके पास क्या लगा हुआ था, GDP लगा हुआ था, तो ये क्या करेगा, GDP को रिमूव करवा देगा और किसकी एडिशन करवा देगा, ये ऐड करवा देगा GTP को। इसको ऐड करवा देगा GTP को। तो अब रास के साथ पहले GDP लगा था, अब क्या लग जाएगा, GTP लग जाएगा, और जो हमारा रास होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रास क्या हो जाएगा, रास एक्टिव होगा, तो रास एक्टिव होगा तो सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? यस मैम। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारे पास प्रोसेस होगी, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, रास एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो आगे मैं बना रही हूँ,
ये हो गया हमारी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका एक्सोप्लाज्म है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो हमारा रास है रेड सार्कोमा वो क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अभी जब रास क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, हमें कैसे पता लगा एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि इसके पास अब क्या आ गया है, जीटीपी आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो रास है जिसके पास क्या है, जीटीपी है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिखती हूँ, इसके पास क्या है, जीटीपी है। अब ये क्या करवाएगा, जो साइटोप्लाज्म में राफ प्रोटीन पड़ी होगी, ठीक है, राफ प्रोटीन कैसे होती है, इनएक्टिव होती है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि इस राफ प्रोटीन के साथ अटैच होती है एक और प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं 14-3 प्रोटीन। ठीक है, अब ये क्या होगी, जब ये एक दूसरे से अटैच होंगी, बाइंड करेंगे एक दूसरे से, ऐसे होंगी अटैच्ड फॉर्म में, तो कैसे होंगी, इनएक्टिव होंगी। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास रेगुलेटरी और कैटालिटिक यूनिट होती है, तो जब तक वो एक दूसरे के साथ साथ में होती हैं तब तक होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे वो अलग हो जाती हैं वैसे वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम ये प्रोटीन कैसे पड़ी होंगी, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होंगी। तो रास क्या करेगा, राफ की क्या करवा देगा, एक्टिवेशन करवा देगा। कैसे, ये क्या कर देगा, राफ को अलग कर देगा। ठीक है, राफ अलग हो जाएगा, प्लस 14-3 जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास राफ क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आपके पास देखो, हमारे पास जो इनएक्टिव राफ है वो कुछ ऐसे दिखता है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, डायरेक्ट बताया आपको। जो इनएक्टिव राफ है उसमें ऐसी यूनिट्स होती हैं 2। ठीक है, जुड़ा एक यूनिट है ये। ठीक है, ये यूनिट है। तो ये वाला जो टर्मिनल होता है, अब देखो राफ भी क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन के पास क्या होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। एक होगा इसका एन टर्मिनल, ये वाली साइड होती है इसकी एन टर्मिनल। ठीक है, और जो एन टर्मिनल होती है उसको हम बोल देते हैं रेगुलेटरी साइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी रेगुलेटरी साइट है, रेगुलेटरी डोमेन। और यहाँ पे जो इसका सी टर्मिनल होता है, दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इस टर्मिनल को हम बोल देते हैं काइनेज डोमेन। ये किसका स्ट्रक्चर है, राफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनके साथ क्या होता है, ऐसे जुड़ी होती है प्रोटीन्स। ठीक है, जिनके ऐसे फॉस्फेट के साथ ऐसे जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐसे प्रोटीन जुड़ी होती है ऐसे, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं 14-3 प्रोटीन। ठीक है, मतलब फॉस्फेट के साथ ऐसे अटैच होती है पूरी यूनिट। ठीक है, अब जब हमने क्या बोला, इसकी एक्टिवेशन कैसे करी, किसने करी, रास ने करी। तो जैसे क्या होगा, जो एन टर्मिनल है, यहाँ पे बताती हूँ मैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, रास है। ये मान लो मेरे पास क्या है, रास है। ठीक है, अभी रास के पास कौन सी एक्टिविटी है, जीटीपी एक्टिविटी है। तो मतलब रास कैसा है, अभी ये जो रास है वो एक्टिव है क्योंकि इसके पास जीटीपी है। तो इसकी ये वाली जो साइट है, थोड़ा सा कलर कर देती हूँ, ये वाली जो साइट है, ये वाली, ये कहाँ बाइंड कर जाएगी, ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगी। समझ आई बात है? तो ये वाली साइट है वो इसकी यहाँ पे बाइंड कर जाएगी। अब जैसे ही वो रेगुलेटरी के साथ बाइंड करेगी तो क्या करवा देगी, अब यहाँ से फॉस्फेट हट जाएगा। रेगुलेटरी के साथ बाइंड करी तो क्या हो गया, बॉन्ड टूट गया, फॉस्फेट हट गया। अब फॉस्फेट हट गया तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास यूनिट है, ठीक है, जो सी टर्मिनल वाली यूनिट है, वहां से भी क्या हो जाएगा, इसकी भी ये जो काइनेज है, तो काइनेज क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। ठीक है, अब जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगी तो क्या होगा, यहाँ से भी फॉस्फेट हट जाएगा इस यूनिट से। ठीक है, जब इस यूनिट से हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, राफ अलग हो जाएगा और हमारे पास
3 यूनिट क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ऐसे एक्टिवेशन होगी। ठीक है, यही मैंने डायरेक्ट लिखा है कि जो रास होगा वो क्या करेगा, हमारे पास जो इनएक्टिव राफ है, ठीक है, इनएक्टिव राफ क्या होता है, जिसके पास क्या होती है 14-3-3 जो आपके पास प्रोटीन है वो अटैच होती है, तो क्या होता है आपके पास जो राफ है वो क्या करता है, वो बेसिकली उसके जो फॉस्फेट है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो रास है वो क्या करेगा, जो राफ है उसके एन टर्मिनल से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन टर्मिनल कौन सा होता है, रेगुलेटरी टर्मिनल, तो एन टर्मिनल से बाइंड करेगा, कौन बाइंड करेगा, रास बाइंड करेगा, और जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या कर देगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देगा, इन दोनों को सेपरेट कर देगा। यहाँ पे मैंने बना दिया प्लस का निशान। ठीक है, तो ये अलग हो गया, अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब जैसे ही अलग हुआ तो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे मैं आपको सिंपल समझाती हूँ, ये हमारे पास हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ये हुई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो हमारे पास राफ है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बता रही हूँ कि जो हमारा राफ है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। ठीक है, एक्टिव है। ठीक है, राफ कैसा है, एक्टिव है। और राफ के पास कैसी एक्टिविटी है, अब काइनेज एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि इस राफ के पास क्या होता है, सी टर्मिनल होता है, और सी टर्मिनल के पास कौन सी एक्टिविटी होती है, काइनेज एक्टिविटी होती है। तो काइनेज डोमेन होता है, तो काइनेज डोमेन है तो क्या करवा देगा, ये फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास राफ है, कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव है, और साथ में कौन सी एक्टिविटी है इसके पास, काइनेज एक्टिविटी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो राफ है वो क्या करेगा, जहाँ पे इसको सेरीन और थायरोनिन, ठीक है, अमाइनो एसिड दिखेंगे, वहां पे क्या करवा देगा, ये फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। ठीक है, तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें प्रेजेंट होता है MEK। ठीक है, तो ये किसकी फॉस्फोराइलेशन करवाता है, MEK की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, कौन से साइड पे, जहाँ पे अमाइनो एसिड मिलेंगे आपको सेरीन और थायरोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये MEK P में। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन करवा दिया, तो फॉस्फोराइलेटेड MEK में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। पहले कैसा था, इनएक्टिव था। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव करेंगे, कैसे, जस्ट फॉस्फोराइलेशन करवा के। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास MEK है वो फर्दर क्या करता है, मैप, इसके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैप जो हमारे पास मैप काइनेज है। ठीक है, तो जो हमारे पास मैप काइनेज है उसको क्या करवाता है, ये कैसा होता है, पहले इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये क्या करवा देगा, बेसिकली टायरोसिन कौन करवाएगा, फॉस्फोराइलेटेड MEK। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फॉस्फोराइलेटेड MEK है। ठीक है, जो कैसा है, एक्टिव है। अब ये क्या करेगा, जो मेरे पास मैप काइनेज है उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, कहाँ पे एक्टिवेट करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि इसके जहाँ पे भी मैप जो काइनेज होगा उसकी जहाँ पे भी अमाइनो एसिड होगा, टायरोसिन या फिर थायरोनिन अमाइनो एसिड होगा, वहां पे उसकी क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैप काइनेज जो कैसा होगा, फॉस्फोराइलेटेड होगा। तो फॉस्फोराइलेटेड मैप काइनेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो मैप काइनेज है वो कैसा है, फॉस्फोराइलेटेड है। अगर फॉस्फोराइलेटेड है तो कैसा होगा, एक्टिव होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जो हमारे पास मैप काइनेज है वो कैसा होता है, डाइमर होता है। क्या डाइमर मतलब, इसकी क्या होंगी, 2 यूनिट्स होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे, एक यूनिट ऐसे और दूसरी यूनिट ऐसे। ठीक है, मतलब अटैच्ड यूनिट होंगी इसके, ये 2 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्या करेगा, ATP का यूज करेगा फॉस्फोराइलेशन के लिए। ATP हमारे पास सोर्स रहेगा, ATP से किस में कन्वर्ट कर देगा, ADP प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जो मैप होता है वो क्या होता है,
डाइमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, जो मैप काइनेज होगा वो कैसा होगा, डाइमेरिक फॉर्म में होगा। तो ये क्या करवा देगा, फर्दर हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं P90। ठीक है, और वो भी कैसी होगी, इनएक्टिव जो P90 प्रोटीन है। ठीक है, P90, एक मिनट रुको, जो हमारे पास क्या है, इनएक्टिव P90 RSK प्रोटीन है, RSK प्रोटीन है जो कैसी होगी, इनएक्टिव होगी। फर्दर जो ये मेरे पास, मान लो ये मेरे पास प्रोटीन है जो कैसी है, P90 RSK, तो ये मेरे पास क्या करेगा, जो मैप काइनेज है वो इसकी क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा इस प्रोटीन की, और इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गई, P90 RSK जो कैसी है, एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि जहां पे भी इसके सेरीन और थेरोनिन अमाइनो एसिड्स होंगे वहां पे क्या करवा देगा, ये वहां पे करवा देगा फॉस्फोराइलेशन। समझ आई बात है? यस। ठीक है, और साथ में हमारे पास दूसरा काम क्या करेगा, मेरे पास ये जो हमारे पास मैप है वो क्या करता है, न्यूक्लियस में जाके, ठीक है, ये अब कहाँ पे चला गया, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो मेरे पास P90 प्रोटीन है ये भी कहाँ जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर जाएगी, और जो हमारे पास मैप है वो भी कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। और किसको एक्टिव करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, और ये भी किसको एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सबकी क्या करवा देंगे, डिफरेंट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे, जैसे मेरे पास क्या हो गया, TCF हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, मेरे पास SRF हो गया, ठीक है, SRE हो गया। ठीक है, इन सब की क्या करवा देंगे, फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे, PP मतलब फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे। अब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की क्या हो गई, फॉस्फोराइलेशन हो गई, तो वो क्या करेगा, वो DNA का जो कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है, DNA का जो कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस क्या हो गया, DNA की जो जीन है, ठीक है, DNA की जो जीन है उससे क्या करवा देगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा। ठीक है, कौन से जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी यहाँ पे, C-FOS जीन की। ठीक है, और जहां पे भी हमें C-FOS जीन दिख जाए, ठीक है, या फिर CER के जीन दिख जाए, या CMYC जीन दिख जाए, या फिर जीन दिख जाए। ठीक है, तो ये सारी जो हमारे पास जीन्स होती हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ग्रोथ फैक्टर में रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये सारी किसके लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी, सेल डिवीजन का और सेल ग्रोथ का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। समझ आई बात है? तो जीन की कोडिंग करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन का सिग्नल आ जाएगा। बात समझ आई? yes, कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास के, हाँ जी, जो एक छोटा सा प्रोसेस है, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ जी, ये है कि आपके पास अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या होता है, ये एक कास्केड इफेक्ट चलता है। कास्केड इफेक्ट आपने जैसे क्लॉटिंग में पढ़ा होगा कि एक फैक्टर दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा फैक्टर तीसरे के लिए, एक एक्टिवेट होगा वो दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, और ऐसे हमारे पास पूरी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं एक और चीज लिखवा देती हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने क्या बोला, जो कास्केड वाला इफेक्ट बोला है ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो आपके पास एक्टिविटी बोली, एक मिनट, यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ ये वाली जगह, ठीक है, ये है मेरे पास मैप काइनेस, ये है मेरे पास मैप काइनेस। ठीक है, अब जो मैप काइनेस की फॉस्फोराइलेशन करवाता है उसको हम बोल देते हैं मैप काइनेस के। ठीक है, काइनेस। ठीक है, एक मिनट, मैप काइनेस। ठीक है, अब जो मेरे पास क्या है, मैक की जो फॉस्फोराइलेशन करवाता है उसको हम बोल देते हैं, ये जो हमारे पास सबसे ऊपर है, ये इसको हम बोल देते हैं मैप काइनेस।
ठीक है। तो बेसिकली जो मैप की काइनेज है वो ऐसे हो रही है, इसीलिए इस पाथवे को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं रास मैप काइनेज पाथवे। ठीक है। और यहाँ पे जो इफेक्ट चल रहा है इसको हम बोल देते हैं काइनेज कास्केड इफेक्ट। क्यों बोला कास्केड इफेक्ट? क्योंकि जो एक फैक्टर है वो दूसरे को ऑन कर रहा है, दूसरा तीसरे को ऑन कर रहा है, तीसरा चौथे को ऑन कर रहा है, और ऐसे ही हमारे पास क्या हो रही है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रेगुलेट करेगा। जो मेरे पास अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो कहाँ किस पे एक्ट करेगी, डीएनए पे एक्ट करेगी। डीएनए का कोडिंग सीक्वेंस मतलब जीन पे एक्ट करेगी। जीन में से कौन सी जीन पे एक्ट करेगी, FOS। ठीक है, FOS जीन पे एक्ट करेगी। अब ये जो FOS जीन है वो क्या करवाना शुरू कर देगी, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो mRNA साइटोप्लाज्म में जाएगा। mRNA पे क्या लगे जाएंगे, राइबोसोमल यूनिट्स लग जाएंगे, और उसकी क्या बन जाएगी, प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन बनेगा तो एक्सप्रेशन होगा, मतलब सिग्नलिंग चलेगी हमारी। सिग्नलिंग चलेगी तो क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। इसके साथ ही मैं छोटी सी चीज और बता देती हूँ। ठीक है, फिर हो जाएगा। देखो, जब हम पढ़ते हैं आरटी के पाथवे, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आरटी के पाथवे जो किस में हेल्प कर रहा है, सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। साथ में जो हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं वो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि दो चीजों में हेल्प करता है। एक तो सेल की ग्रोथ करवा देगा, ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ये सेल डिवीजन भी करवा देता है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाता है, आरटी के जो पाथवे है उसमें म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गेन ऑफ फंक्शन, और वो क्या करता है, फंक्शन गेन कर लेता है आरटीके वाला। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन, गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन इन आरटीके। ठीक है, अगर आरटीके में गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन हो रहा है कि उसमें क्या हो रही है, कोई फंक्शनल म्यूटेशन ऐड हो गई है आरटीके में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पाथवे होगा वो ज्यादा चलेगा, एक्सेसिव चलेगा। तो एक्सेसिव पाथवे चलेगा तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, और अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ होगी, है ना। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। और जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या ग्रोथ होती है तो क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, या फिर क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो अगर आरटी के पाथवे में क्या होती है, म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो अपनी इस प्रॉपर्टी को अधिक कर देता है, गेन कर लेता है। जो गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन मतलब जो उसका फंक्शन है उसको बढ़ा रही है, ऐसी म्यूटेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको थोड़ा सा लिखते हैं। डायरेक्ट पॉइंट्स लिखूंगी मैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा फुल फॉर्म्स लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट में फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, जो रास जीटीपी है। बाकी तो आपको पता लग गया क्योंकि बेसिक ही स्टेप है। जो आपके पास रिसेप्टर है, लाइगेंड अटैच किया तो क्या होगी, डाइमराइजेशन होगी। डाइमराइजेशन होगी तो क्या होगा, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुई। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुई तो उसके बाद क्या हो गया, ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो गई, है ना। अब जब ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुई वहां तक समझ आ गया। फिर जब ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रैप प्रोटीन अटैच कर गई। ग्रैप प्रोटीन के पास क्या थी, SH2 साइट थी, जिसने क्या करवा दी, जो किसके साथ अटैच कर जाती है, फॉस्फोटायरोसिन के साथ अटैच कर जाती है। ठीक है, यही पढ़ा हमने ऊपर। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये वाली चीज। ठीक है, इसके साथ क्या कर गई, अटैच कर गई। अब जब इसके साथ अटैच कर गई तो इसके पास क्या होती है, एक और साइट होती है जिसको हम बोलते हैं SH3। अब ये जो SH3 है वो SOS के साथ अटैच करती है, और ये जो SOS है वो किसकी तरह काम करता है, गैफ की तरह, GEF की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्वानिन एक्सचेंजर फैक्टर की तरह काम करेगा। तो जब ये किसके साथ अटैच कर जाएगा,
H3 के साथ अटैच कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, ये GEF एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, GDP को रिमूव करवा देगा कहाँ से, रास से, और क्या ऐड कर देगा, GTP ऐड कर देगा। अब जैसे ही GTP ऐड हो जाएगा तो मेरे पास जो रास है वो क्या हो जाएगा, इन सब से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना अलग काम करने लग जाएगा, इन सब से क्या हो जाएगा, अब ये डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा और अपना काम करेगा। इतनी बात हमें क्लियर है। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही था, तो इसको मैं यहाँ पे, तो हमने क्या बोला कि जब हमारे पास क्या हुआ, जो रास है, जो रास है उसके पास क्या आ गया, रास GTP आ गया, तो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, तो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा विद इनएक्टिव राफ। वो किसके साथ, इंटरेक्ट विद इनएक्टिव राफ। ठीक है, इनएक्टिव राफ के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड मेक इट एक्टिव, एंड उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा, मेक इट एक्टिव। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये हुआ हमारा, ठीक है, उससे पहले तो बेसिक ही चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जो हमारा राफ है, ठीक है, राफ क्या हो जाएगा, राफ देन फॉस्फोराइलेटेड, ये क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, सेरीन या थेरोनिन किसी, ठीक है, वो बेसिकली क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, किसकी, मैक की, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, रेजिड्यू ऑफ मैक एंड एक्टिवेटेड, MEK एंड एक्टिवेटेड एंड एक्टिवेट इट। ठीक है, जो हमारे पास मैक है उसके पास क्या है, मैक हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो किसकी बनी होगी, अमाइनो एसिड की बनी होगी। तो जहाँ पे भी सेरीन और थेरोनिन अमाइनो एसिड होंगे मैक में, उनको क्या करवा देगा, उनकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। कौन करवाएगा, एक्टिव राफ करवाएगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेट करवा देगा रेजिड्यूज, मैक के रेजिड्यूज को। ठीक है, अब जब वो एक्टिवेट होंगे तो उसके बाद थर्ड हमारे पास हो गया एक्टिवेटेड मैक फर्दर। अब हमारे पास एक्टिवेटेड मैक हो गया। ठीक है, एक्टिवेटेड मैक फर्दर किसको फॉस्फोराइलेट करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा थायराइड रेजिड्यू मैप की। ठीक है, तो फर्दर ये किसको एक्टिवेट करवा देगा, फर्दर ये क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन एंड थायरोनिन रेजिड्यू ऑफ मैप। ठीक है, मैप, ठीक है, मैप मींस एंड अब जैसे ही इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, किसकी, मैप की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा एंड एक्टिवेट इट। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा मैप काइनेज एक्टिवेट हो गया, ठीक है, जब हमारा क्या हो गया, मैप काइनेज एक्टिवेट हो गया तो क्या बना देगा, मेक डाइमर। ठीक है, उसके 2 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, डाइमर बनाएगा एंड फॉस्फोराइलेशन करवा देगा, किसकी, एंड फॉस्फोराइलेट P90 SR के प्रोटीन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन करेगा। अब जब इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देगी, कहाँ पे करवाएगा, इन साइटोप्लाज्म में करवाएगा। और इसके कौन से प्रोटीन, जो P90 प्रोटीन है उसके कौन से अमाइनो एसिड पे, सेरीन और थायरोनिन अमाइनो एसिड पे क्या करवा देगा, फॉस्फोराइलेशन करवा देगा। अब जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो प्रोटीन कैसे हो जाएगी, प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है जो क्या हो गई, अब एक्टिवेट हो गई। ठीक है, तो आपके पास 2 चीजें एक्टिवेट हो गई। ठीक है, एक तो मेरे पास क्या है, मैप काइनेज डाइमर एक्टिवेट है, और एंड कौन सा एक्टिवेट है, P90 प्रोटीन क्या है एक्टिवेट। ये क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे न्यूक्लियस में। कहाँ पे चले गए, साइटोप्लाज्म से कहाँ पे चले गए, माइग्रेट इनटू न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब वो न्यूक्लियस में चले गए, ठीक है, एंड
वो क्या करेंगे, वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे। किसके? दे फॉस्फोराइलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो मैप काइनेज है वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉस्फोराइलेट करवाएगा। एंड ये जो हमारे पास P90 है, ये मेरे पास SRF फैक्टर को क्या करवाएगा, SR सिग्नलिंग फैक्टर को क्या करवाएगा, एक्टिवेट करवाएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये मेरे पास इसको करवाएगा, ये इसको करवाएगा और ये इसको करवाएगा। ठीक है, अब जब ये हो जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट में 6 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। एंड इवेंचुअली जब ये सब हो गया तो हमारे पास इवेंचुअली जीन ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाएगी। जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। ठीक है, अब जीन ट्रांसक्रिप्ट होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगी, ट्रांसलेट होगी। ठीक है, अगर ट्रांसलेट होगी तो क्या बना देगी, प्रोटीन बना देगी। प्रोटीन बना देगी तो क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी या सिग्नल देगी या फिर एक्टिविटी स्टार्ट कर देगी। क्लियर है, समझ आ गई बात? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे बेसिकली फुल फॉर्म्स लिखवा देती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने भी टर्म्स पढ़ी उसके हम फुल फॉर्म्स लिख देते हैं। नीचे यहाँ लिखवा देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने रास पढ़ा। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा, राफ पढ़ा। ठीक है, तो हमारे पास रास की फुल फॉर्म हमने लिखी थी। ठीक है, तो रास क्या हो जाएगा मेरे पास, रेड सार्कोमा हो जाएगा मेरे पास, रेड सार्कोमा। ठीक है, और राफ हमारे पास क्या हो जाएगा, राफ हमारे पास हो जाएगा रैपिडली एस्ट्रेलेटेड फाइब्रोसार्कोमा। ठीक है, रैपिडली एस्ट्रेलेटेड फाइब्रोसार्कोमा। तो मैम जो इसमें जैसे सार्कोमा है तो सार्कोमा तो ऐसे कैंसर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ है नॉर्मली देखो हमारी जो सेल्स होती है ना, ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास सेल्स होती हैं, बेसिकली हमारी सेल्स में क्या होती है, ऑन्कोजीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, पर जैसे हम क्या होते हैं, किसी चीज के एक्सपोजर में आते हैं तो उस टाइम पे वो जो ऑन्कोजीन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो सेल्स होती हैं उनके पास क्या होती है, ऑन्कोजीन प्रेजेंट होती ही होती है, मतलब कैंसर काउजिंग जीन होती है। ठीक है, बट अगर हमारे क्या होता है, नॉर्मल अगर फंक्शनिंग चल रही है, जैसे आपने देखा होगा अगर हम मेल और फीमेल के केस में बात करें तो हम नोटिस करते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो कोई स्मोकिंग नहीं कर रही है, कोई ड्रिंकिंग नहीं कर रही है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रही है, फिर भी उसको क्या हो जाता है, कई बार कैंसर हो जाता है ना। तो बेसिकली वहां पे हम देखते हैं कि आपके पास जो नॉर्मल हमारी जीन्स होती हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, ये फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, उनके पास कैंसरस जीन होती ही होती हैं, बट वो कैसे होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। पर जब उनको क्या मिलता है, कोई भी फिजिकल या फिर उनको जो केमिकल है वो इंड्यूशन मिल जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो आरटी के पाथवे है वो एबनॉर्मली चलने लग जाता है, मतलब वो एक्स्ट्रा फंक्शनल हो जाएगा, तब कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मल जो सेल है वो ऑन्कोजीन में, जो नॉर्मल जीन है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है और एक्सेसिव फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव सेल डिवीजन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, नेक्स्ट यहाँ पे हमने बात करी, इधर आ,
GRP की बात करी, ठीक है, SH2 की बात करी और SH3 की बात करी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कहाँ गया, गिरना तूने वहां से, ठीक से उतर। यहाँ पे हम बात करें फुल फॉर्म्स की, तने मामू से बात है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, GRP, GRP2 है हमारे पास, जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास ग्रोथ फैक्टर, उधर मत चढ़, ठीक है, उधर से गिर जाएगी ऊपर से। रिसेप्टर बाउंड प्रोटीन, ग्रोथ फैक्टर, रिसेप्टर बाउंड प्रोटीन, बाउंड प्रोटीन 2, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास जो GRB है वो किसकी तरह काम करता है, एक एडेप्टर प्रोटीन की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास एडेप्टर होता है ना, एक साइड पे हम उसको स्विच से जोड़ते हैं और एक साइड से हम अपने फोन को जोड़ते हैं, तो हमारे फोन को एक्टिवेट कर देता है वो, ठीक है, चार्जिंग कर देता है। तो वैसे हमने पढ़ा जो हमारे पास GRB है उसके पास भी 2 साइड्स हैं, तो एक साइड से वो किसके साथ अटैच हो रहा है, SOS से अटैच हो रहा है, और दूसरी साइड पे फोस्फोटायरोसिन के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो ये हमारे पास किसकी तरह काम करता है, एडेप्टर प्रोटीन की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसकी बेसिकली क्या होती है, अगर मैं GRB2 की बात करूं तो इसकी अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, पर जो इसकी साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स, उनकी क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, मतलब वो ब्रिज बनाने का काम करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, एक्टिवेशन होती है। समझ रहे हैं बात? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा SH2, एक मिनट, बाद हमने किसकी बात करी थी, इसके पास जो बाइंडिंग साइट होती है SH2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सार्क होमोलॉगी 2 डोमेन, ये 2 डोमेन होते हैं स्ट्रक्चर, तो ऐसे बोल देते हैं इनको, ठीक है। अब ये जो डोमेन है वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, यही पढ़ा हमने कि किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इनका फंक्शन है टू रिकॉग्नाइज्ड फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन साइट, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके साथ क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, जो आपके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके पास क्या है, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन है, उसके साथ उसको क्या करें, फाइंड आउट करें। जब तक वो फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगा तो सारी एक्टिविटी कैसी होगी, ऑफ होगी। जैसे ही उसके साथ लाइगेंड अटैच करेगा तब उसकी क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन को फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे, और वहीं पे हमने क्या बोला, हमारे पास क्या है, SH3 है, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा सार्क होमोलॉगी 3 डोमेन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सार्क होमोलॉगी 3 डोमेन है, ठीक है, बेसिकली प्रोलीन रिच सीक्वेंस से क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है, इसके साथ है बाइंड विद प्रोलीन रिच सीक्वेंस, ठीक है, जहाँ पे प्रोलीन ज्यादा होगा वहां पे क्या कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है, प्रोलीन रिच RICH, ठीक है, रिच सीक्वेंस ऑन टारगेट प्रोटीन, जो भी टारगेट प्रोटीन होगी, ऑन टारगेट प्रोटीन, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, ये किसके साथ बाइंड कर जाता है, SOS के साथ बाइंड कर जाता है। ये बोला हमने कि किसके साथ बाइंड करता है, ये SOS के साथ क्या कर जाता है, हमारे पास बाइंड कर जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास SOS क्या है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट फुल फॉर्म लिख देते हैं किसकी, SOS की, ठीक है। तो हमारे पास इनको हम बोल देते हैं सन ऑफ 7 लेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ऐसी प्रोटीन है जिसके पास क्या होती है, एक्टिव प्रोलीन साइट होती है, ठीक है। अब जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो किसको एक्टिवेट कर देगा, ये हमारे पास, और इसकी कैसी एक्टिविटी होगी, इसके पास होगी कौन सी एक्टिविटी, गैफ
GEF, ठीक है। GEF क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं GEF, ठीक है। ये हो गया मेरे पास गुआनोसिन एक्सचेंजर फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जीडीपी को माइनस कर देगा, मतलब जीडीपी को हटा देगा और प्लस किसको कर देगा, जोड़ किसको देगा, जीडीपी को जोड़ देगा किसके साथ, रास के साथ जोड़ देगा। इतनी बात क्लियर है, यही पढ़ा अभी तक हमने, ठीक है। पहले हमने स्टार्टिंग में ये चीजें ही पढ़ी थी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, इतनी बात क्लियर है। यस मैम। राफ तक पढ़ लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है आपके पास, ठीक है। राफ पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है, राफ में हमारे पास क्या जाता है, एक तो हमारे पास MEK आ जाता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या जाता है, मैप आ जाता है, ठीक है। और क्या है हमारे पास यहाँ पे, P90 तो प्रोटीन 90 ही है, ठीक है। तो दो ही फुल फॉर्म बची अब हमारे पास, एक तो मैक की बची और एक मैप की बची। तो नेक्स्ट हम लिख देते हैं इनकी फुल फॉर्म्स, नीचे। तो मैप हमारे पास, मैप क्या हमारे पास आ जाता है, माइटोजन प्रोटीन काइनेस एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, ठीक है। तो बेसिकली माइटोजन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, या फिर सिंपली हम क्या बोल देते हैं इसको, प्रोटीन है, जो बेसिकली किसको हेल्प करती है, ठीक है, सेल डिवीजन को, माइटोसिस वगैरह को हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, का प्रोटीन है, ठीक है, जो किस में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, ठीक है। बेसिकली सेल को प्रमोट करती है किसके लिए, सेल डिवीजन में। अब जब हमारे पास हम किसकी बात करेंगे, मैप के, तो वहां पे के स्टैंड फॉर काइनेस, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास के किसके बारे में आ जाएगा, काइनेस के बारे में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो मैप होता है उसकी क्या होती है, डुअल स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। मतलब काइनेज एक्टिविटी होती है, ये क्या करता है, दोनों चीजों को फॉस्फोराइलेट करवा देगा। किसको फॉस्फोराइलेट करवाता है, एक तो टायरोसिन अमीनो एसिड को, और दूसरा ये थायरोनिन अमीनो एसिड को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करवाता है ना, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज, ठीक है। जहां पे भी ये देखेगा अमीनो एसिड, उनको क्या करवा देगा, ये फॉस्फोराइलेट करवा देगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और जो हमारे पास MEK होता है वो क्या होता है, मैप काइनेस बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये भी क्या है, माइटोजन, ठीक है, एक्टिवेटर काइनेस, ठीक है, MEK लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, EK है, ठीक है। करेगा माइटोजन को, मतलब जो मैप है, ठीक है, माइटोजन एक्टिवेटिंग इफेक्टर काइनेस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करवाएगा, फॉस्फोराइलेशन करवाता है, किसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, ये ऊपर वाले की, मैप की, है ना। ये तो मैंने फुल फॉर्म हो सकता है आगे पीछे लिखी हूँ, बाकी जो हमारे पास सिग्नलिंग का सीक्वेंस रहेगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है वही रहेगा। क्लियर है? यस ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही क्या चलता है, आरटी के पाथवे चलता है जो सेल साइक्लिंग और सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आरटी के पाथवे था जो हमारे पास सेल डिवीजन में हेल्प करता है। आई होप जितना हमने किया होगा आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, है ना। यस मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।